गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो सॉरी फॉर द डिले। बीच में जयपुर चला गया था, इस वजह से ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, पर हम एग्ज़ाम से पहले तक उतना कर लेंगे अब भी कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द यूनिट नंबर फर्स्ट। तो आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत लंबी यूनिट है और उसके अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और स्कोरिंग यूनिट है अच्छा खासा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हमें पढ़ना है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ठीक है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस वही अजम्पशंस हैं जो आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ी हुई है मैक्सिमम। ठीक है, बस इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना है अपने को। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट का रेफरेंस देंगे यहाँ पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अज्यूम सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज आउटलाइन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट। यानी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की आप अपने बिजनेस के अंदर जब अकाउंटिंग करते हैं तो कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपने अडॉप्ट कर रखी है। ठीक है, और किन किन पॉलिसीज़ को आप फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग करते हो, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट कहता है कि आपको वो सब डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट इज अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यू आर यूजिंग इन योर अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे हम गोइंग कंसर्न की। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। तो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ये कंपनी के लिए लाइन कही जाती है। तो गोइंग कंसर्न क्या होता है? इसके अंदर हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा फोरसीबल फ्यूचर के लिए, मतलब नियर फ्यूचर में हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, तो ये इसकी अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेशंस दैट कंपनी विल नॉट लिक्विडेट, यानी कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी। लिक्विडेट होने का मतलब होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो क्लोज होना। ठीक है, बंद हो जाना कंपनी, तो बंद नहीं होगी या फिर उसके ऑपरेशंस भी बंद नहीं होंगे। दैट मीन्स वो जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रही है वो कंटिन्यू करती रहेगी। ठीक है, और इसी के चलते हम क्या करते हैं, अपनी जो फिक्स एसेट होती है, ठीक है, फिक्स एसेट की कॉस्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसकी यूजफुल लाइफ में, ताकि हमें ट्रू एंड फेयर व्यू मिल पाए अपने बिजनेस का। तो गोइंग कंसर्न की वजह से ऐसा करते हैं हम। ठीक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग मेथड जो भी यूज़ करते हैं, जो हमने एक बार अडॉप्ट कर लिया तो हमें उसी को कंटिन्यू करना चाहिए फॉर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स या सेवरल अकाउंटिंग ईयर्स। ठीक है, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे इससे इससे यूज़ करके, तो वो एक जैसे दिखाई पड़ेंगे, उनमें यूनिफॉर्मिटी होगी, उनके अंदर कंपेरेबिलिटी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड्स। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन में दो मेथड है, एसएलएम है, डब्ल्यूडीबी है। ठीक है, तो आपने कोई सा भी अडॉप्ट किया, इसके अलावा भी मेथड होते हैं लेकिन यही दोनों प्रिवेलिंग है। तो एसएलएम यूज़ किया या फिर डब्ल्यूडीबी यूज़ किया एक अकाउंटिंग ईयर में, तो नेक्स्ट में उसको चेंज मत करिए, आप सेम के साथ कंटिन्यू करिए, ताकि आपके अकाउंट जो भी प्रिपेयर होंगे वो एक जैसे दिखाई दें। methods are used from one period to the next, enhances comparability, इससे comparability easy हो जाती है, and financial statements are across different periods are look similar, वो सारे similar दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एक्रूअल नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस होता है, एक होता है एक्रूअल बेसिस। इन कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग वी ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन वाइल वी रिसीव द कैश एंड वाइल वी पे द कैश। तो उन दोनों टाइम पर ही सिर्फ हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। जबकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमें जब भी रिकॉर्ड कर लेना है जब वो एक्वायर कर लिया, यानी कि जब आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। और इसके अलावा जब आपके ऊपर एक्सपेंस कोई ड्यू हो गया है ना, चाहे आपने वो दिया है, यानी कि पे किया है कैश में या नहीं किया अभी, तो वो रिकॉर्ड करना होता है आपको। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्नड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ द व्हेन कैश चेंजेस हैंड्स। मतलब कैश कब पे किया गया, कब अपने पास आया, कब कब अपने पास से गया, ये नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये देखना है कि कब रिकॉग्नाइज हो रहा है। ठीक है, तभी रिकॉर्ड करना होता है। प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, आपके पास जो कंपनी का रिजल्ट बन के आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेजेंट करेगा आपके फाइनेंशियल पोजीशन को। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सेज दैट conservatism in accounting means recognizing potential losses when they are probable but recognizing gains only when they are certain. This is also known as prudence. तो इसके अंदर बोला गया है कि जितने भी आपके potential losses है, that means जो आपके future losses है, which may or may not happen depending upon an event, जो कि हो सकते हैं और बेसिकली हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये तो कंटिजेंट हो गया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि
आपको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में मेरा लॉस होने वाला है, तो उसको आपको पहले से रिकॉर्ड करना है, उसको पहले से रिकॉग्निशन देना है। जबकि गेन्स के लिए कब रिकॉर्ड करना है, सिर्फ जब वो सर्टेन हो जाए कि पक्का होगा ही होगा, ठीक है। हम पहले से तैयारी करते हैं, जैसे कि हम प्रोविजंस बनाते हैं, तो प्रोविजंस इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बनाते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है प्रूडेंस के। देखो, प्रूडेंस के रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री एट लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। हम अपनी इन्वेंट्री को हमेशा लोअर कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो भी लो होगी उनमें से उस पर रिकॉर्ड करके चलते हैं। हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है वो हाई प्राइजेस में सेल हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हम। प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसा कि अभी ऊपर बताया मैंने। टू अकाउंट फॉर पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स, यानी ऐसे डेटर्स जिन पे हमें डाउट है कि वो पैसा नहीं देंगे, तो उनके लिए हम पहले से प्रिपेयर होकर रहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना के। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो जैसे हमको पता है हमारे डेटर्स हैं बहुत सारे, तो उनको हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम पहले से तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटी देते हैं और गाइडलाइंस देते हैं, जो कि रेगुलेटरी बॉडीज बनाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। किस लिए बनाए जाते हैं? टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब जैसे जितने भी हमारे पास एंटरप्राइजेस हैं जो कि अकाउंटिंग करते हैं, उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, इसके लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, और देयर इज ए बॉडी, ठीक है, विच मेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे हम बात करें ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो लंदन, ICMA लंदन ये बनाता है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अपने, ठीक है, वो बनाने का काम करता है ICI। तो ये बॉडीज है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रोल इन हार्मोनाइजिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हार्मोनाइज होने का मतलब होता है कि एक रूपता, एक जैसे दिखाई पड़े सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं लोगों की कह रहा हूँ, एंटरप्राइजेस की, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को आसानी से कंपेयर किया जा सके, ऐसी होनी चाहिए वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो दे एम टू रिड्यूस वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड एनहांसेस द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। इससे कंपेरेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले की एडवांटेजेस देखेंगे कुछ, जैसे इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो आपके अकाउंट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, आपका फाइनेंशियल रिजल्ट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड क्लियर rules and guidelines, making financial statements more transparent. Next one is enhanced comparability. Uniform standards enable users to compare financial performance across different companies. तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे इंक्रीज रिलायबिलिटी। अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अकाउंटिंग करोगे तो जो भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उस वो ज़्यादा अच्छे से रिलाई कर सकता है उन पर, ठीक है, क्योंकि इससे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड्स इंश्योर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज मोर रिलायबल एंड वेरीफाइबल। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जैसे आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या होगे, पोटेंशियल इन्वेस्टर होगे, है ना, फॉर दैट कंपनी। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं एनुअल रिपोर्ट्स, है ना। एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के ही अपना डिसीजन बनाते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, या फिर करंट इन्वेस्टर्स ऑल्सो, है ना, जो भी अभी कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हैं या करंट इन्वेस्टर्स हैं, वो भी उसके अंदर बने रहने का डिसीजन कैसे ले पाएंगे, वो ले पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर, यानी कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो उनके बेसिस पर बने रहने का डिसीजन ले सकते हैं। या फिर नए इन्वेस्टर्स एंटर होने का डिसीजन भी कैसे ले पाएंगे, वो ले पाएंगे ये एनालिसिस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो एक तरह से अगर स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। रिलायबल एंड कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्रीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन बनाता है? तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो ICAI प्लस में MCA, ये दोनों मिलकर बनाते हैं, यानी ये दोनों रेगुलेटरी बॉडीज है एक तरह से। तो सबसे पहले बात करेंगे ICAI का रूल क्या होता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये बनाता है। देन MC रूल क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाइज दीज स्टैंडर्ड्स मेकिंग देम लीगली बाइंडिंग। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं, आपने क्लास 9th में शायद, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ा था कि एक गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना। जैसे कि एक होता है लेजिस्लेटिव, तो विधायिका का काम कानून बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम न्यायपालिका का, ठीक है। तो ऐसे करके तो स्टेप्स कौन कौन से शामिल है इसके अंदर, द प्रोसेस इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज नीडिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं किन एरिया में स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, मतलब कहाँ पर अकाउंटिंग को हमें
सिमिलर करना है, यूनिफॉर्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टडी ग्रुप, फिर एक स्टडी ग्रुप बनाया जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरह का बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पब्लिक कंसल्टेशन। फिर जो भी हमारे पब्लिक के अंदर जो लोग हैं, लोग इन द सेंस कि जो भी बुद्धिजीवी हैं जिनका ताल्लुक है किसी तरह से अकाउंटिंग से, यानी कि या वो सीए हैं, सीएमएज हैं, कोई अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो उनसे कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा पब्लिक से भी कंसल्ट किया जाता है, बिग टाइकून्स यानी बिजनेसमैन से, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फाइनलाइजेशन बाय आईसीआई। आईसीआई फाइनलाइज कर देता है और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाता है एमसीए की वेबसाइट पर कि आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये था प्रोसेस। अब बात करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स adopted in India converged with IFRS। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हैं उनके साथ कन्वर्ज करके बनाए गए, कन्वर्ज इन द सेंस उनके साथ मिलाकर बनाए गए हैं। अडॉप्शन इन इंडिया की बात करें तो इंडिया अडॉप्टेड इंड एएस टू इनहेंस द कंपेरेबिलिटी को ईजी बनाने के लिए, एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए अडॉप्शन किया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अब ये आईएफआरएस से लिंक होते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन आईएफआरएस इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, ठीक है। तो इनसे लिंक होके बनाए गए हैं। अब कैसे कन्वर्स किया गया इनको देखो, अलाइनमेंट विद IFRS, इंडिया कन्वर्स्ड इन AS विद IFRS टू अलाइन विद ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो हमने ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ताकि हमारी मतलब एक तरह से हम ग्लोबली भी हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, हम ग्लोबली पब्लिश करते हैं अपने रिजल्ट्स को, तो ताकि सब लोग कंपेयर कर सकें, सब लोग उसको रिलाय कर सकें, सब लोग उस पर और आसानी से रीड कर पाएँ। फॉर दैट हमने IFRS के साथ ही अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ज कर दिया है। लोकल कंडीशंस भी है कुछ इसके साथ ही। लोकल कंडीशंस वाइल कन्वर्जिंग इंडिया कंसिडर लोकल लीगल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो यहाँ पर लोकल जैसे रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, कंट्री वाइज, है ना। तो ऐसे ही हमने जो लीगल डिफरेंसेस भी हमारे यहाँ, इकोनॉमिक कंडीशंस भी अलग है कुछ, तो इसलिए हमने थोड़ा सा कन्वर्स करने के साथ साथ इंडिया ने लोकल लीगल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को भी कंसिडर किया है, ठीक है। दिस मीन्स इन एएस आर लार्जली सिमिलर टू आईएफआरएस। काफी हद तक सिमिलरिटी है, मतलब मैक्सिमम सेम टू सेम है, लेकिन कुछ कुछ इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस या एग्जाम्पशंस उसके अंदर देखने को मिलती है हमें, ठीक है। अब कन्वर्जन वर्सेस अडॉप्शन का क्या मतलब होता है, देखो कन्वर्जेंस और अडॉप्शन का मतलब होता है, कन्वर्जेंस मतलब आपने खुद बनाया लेकिन उसको उसके साथ अटैच करके बनाया, दैट मीन्स देयर आर सिमिलैरिटीज, है ना, सिमिलैरिटीज है। यानी कि जो IFRS ने बनाए, ठीक है, IFRS है सॉरी, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ ही आपने कन्वर्स कराया उनको, यानी बनाए अपने से हैं लेकिन उसको कन्वर्स कर दिया है, एक तरह से मिला दिया है कि सेम टू सेम है लगभग, है ना, कुछ कुछ चेंजेस हैं बस। जबकि अडॉप्शन का मतलब होता है कि सेम टू सेम जो IFRS है हमारे, यानी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, आपने उनको सेम टू सेम अडॉप्ट कर लिया है अपने बिजनेस में, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ कंपनीज इंप्लीमेंट दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं, फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन एंड प्रोसेस किया जाता है, और लास्ट में ओवरकमिंग चैलेंजेस की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने में जो चैलेंज आ रहे हैं उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब, कन्वर्जेंस इज अ प्रोसेस वेयर अ कंट्री अलाइंस इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद IFRS बट रिटेन सम कंट्री स्पेसिफिक वेरिएशंस। जैसे कि मैंने बताया कि IFRS से हमने अलाइन कर दिए, हमने कन्वर्ज कर दिया उनके साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं बेस्ड ऑन आर लीगल कंडीशंस एंड ऑल्सो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ आर कंट्री, ठीक है। जबकि अडॉप्शन का मतलब होता है डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ IFRS विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, दैट मीन्स कि जो भी हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमने एज इट इज़ अपनी कंपनी में क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एंटिटीज। Accounting standard apply to small and medium sized enterprises SME and non corporate entities. Indian accounting standard apply to listed companies and large unlisted companies. तो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है, जो कि क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हो और आपको एज इट इज़ समझ आ जाएगा। इसमें बाकी अपडेट्स भी होते रहते हैं कभी कभी, ठीक है, तो इसमें हमें अप टू डेट रहना पड़ता है। बात करेंगे IFRS क्या होते हैं। तो IFRS जैसा कि ऊपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, IFRS अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय IASB दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो ये बनाता है IFRS। ग्लोबल इंपॉर्टेंस है इनका, दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो एक तरह से ये बिजनेस की लैंग्वेज है कि आपको अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब करनी है, यूजर्स तक जब डिलीवर करना है फाइनेंशियल डेटा को, तो उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो ये एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज है जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी जाती है।
तो कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके अकाउंटिंग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे AS4, AS5, 9, AS10 रिवाइज्ड, AS16, AS26, ये ज़रूर करने हैं आपको। इनमें शॉर्ट नोट्स आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 एंड 5 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 की बात करेंगे, जो कि बात करता है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, कंटिजेंसीज के बारे में, और जो भी ऐसे इवेंट्स हुए जो कि बैलेंस शीट के बाद हुए हैं तो उनको कैसे आपको शो करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 बताता है हमको। तो एडजस्टिंग इवेंट्स, कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट, उनको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एडजस्ट करने के आइटम्स होते हैं कुछ जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं बैलेंस शीट डेट पर। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स जो कि बाद में अराइज हुए यानी कि बैलेंस शीट बना चुके हैं, तो डिस्क्लोज करना है उनको नीचे फुट नोट्स के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, वहाँ पे डिस्क्लोज कर दो अगर मटेरियल है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, मटेरियलिटी, ठीक है। तो मटेरियलिटी है अगर उनकी तो आप उनको डिस्क्लोज कर दो। कंटिजेंट लायबिलिटीज एसेट्स डिस्क्लोज अनलेस रिमोट, ठीक है, तो उनको भी डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन मैंने बताया था एक सीक्रेट रिजर्व्स होते हैं, है ना, तो उनको डिस्क्लोज नहीं करते हम बैलेंस शीट में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट लॉस, चेंजेस इन पॉलिसीज, ऑर्डिनरी आइटम्स इन P&L, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स सोन सेपरेटली, तो इनको अलग अलग दिखाना है। प्रायर पीरियड आइटम सोन सेपरेटली, प्रायर पीरियड आइटम को भी अलग दिखाना है। चेंजेस इन एस्टिमेट्स प्रोस्पेक्टिव, पॉलिसी चेंजेस अलाउड ओनली इफ रिक्वायर्ड बेटर प्रेजेंटेशन, तो पॉलिसी को जब भी चेंज करना है जब आपको लगता है कि आप बेटर प्रेजेंट कर सकते हो उस पॉलिसी का यूज़ करके। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 रिवाइज्ड। तो AS9 की बात करेंगे जो कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ गुड्स रिकॉग्नाइज व्हेन रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड जब ट्रांसफर हो गया तभी आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है, यानी कि एक्रूवल की बात करता है ये सारा। सर्विसेज की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, जैसे कि सर्विसेज को, अगर आप सर्विसेज की बिजनेस में हो तो जैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हो, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में एक बिल्डिंग बनानी है, लेट सपोज उस बिल्डिंग के अंदर आपको 5 फ्लोर बनाने हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर अगर ये हो गया कंप्लीट तो लेट सपोज 20% रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर ये हो गया, अब टोटल 40% रिकॉग्नाइज कर लिया, यहाँ तक हो गया तो 60, ऐसे करके जाना है। तो यानी सर्विसेज के लिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज़ करना है आपको। इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, रॉयल्टीज एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है, डिविडेंड व्हेन राइट एस्टेब्लिश्ड तब रिकॉर्ड करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 रिवाइज्ड की। ये किस बारे में, तो ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। सबसे पहले आपको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है, कॉस्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है। कैपिटलाइज सब्सिक्वेंट कॉस्ट इफ बेनिफिट एक्सपेक्टेड, तो जो भी सब्सिक्वेंट कॉस्ट हुई है उसको भी आप इसके अंदर कैपिटलाइज करोगे, यानी कि इंस्टॉलेशन चार्ज, ओवरहॉलिंग चार्ज, ये सब भी इंक्लूड करना होगा। डेप्रिसिएट सिस्टमेटिकली ओवर यूजफुल लाइफ, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अलाउड गेन लॉस ऑन डिस्पोजल इन P&L, तो डिस्पोजल बनाना पड़ेगा, डिस्पोजल अकाउंट, उसके बाद उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 एंड 26। 16 की बात करेंगे, वो है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। एक्सपेंस बोरोइंग कॉस्ट नॉर्मली कैपिटलाइज इफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट, यानी किसी एसेट के लिए आपने अगर बोरो किया है तो उसको भी आप कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइजेशन स्टार्ट्स व्हेन एक्सपेंडिचर प्लस कॉस्ट एक्टिविटीज ऑन गोइंग एंड्स व्हेन एसेट इज रेडी, ठीक है। तो कब शुरू होता है कैपिटलाइजेशन, जब आपने जितना खर्चा किया फिर कॉस्ट उसकी, फिर एक्टिविटीज़ जितनी भी चल रही हैं उसको यूज़फुल बनाने तक, फिर एसेट रेडी हो जाए तो उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो रिवेन्यू का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि बात करता है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, यानी कि गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्सेट्रा, ठीक है। रिकॉग्नाइज इफ फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल एंड कॉस्ट मेजरेबल, अगर आप उसका फ्यूचर बेनिफिट को देख पा रहे हो यानी कि फोर्सिएबल है तो एक तो रिकॉर्ड करना है, दूसरा कॉस्ट अगर उसकी मेजर हो सकती है तो करना है, बीच में एंड है, दैट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि फ्यूचर बेनिफिट्स भी आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओ और प्लस में कॉस्ट भी मेजर कर पाओ, तभी आप किसी इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करोगे अपने बिजनेस के अंदर। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे करना है। गुडविल नॉट रिकॉग्नाइज इफ इंटरनली जनरेटेड, अगेन यहाँ पर अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे,
और अगर परचेज है तो उसको रिकॉर्ड करना है। अमोर्टाइज करेंगे लेस देन इक्वल टू 10 ईयर्स। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग रिक्वायर्ड। आगे चलते हैं, नीड फॉर आईएफआरएस। आईएफआरएस क्यों चाहिए? तो आईएफआरएस इनेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी इजीली कंपेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, जो कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं काफ़ी बार, मतलब साथ के साथ रिवाइज भी होता चल रहा है, देख रहे हो। अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। जैसे कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो आपके पास क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है ना। तो ये एक तरह से एफडीआई को अट्रैक्ट करता है, आपके बिजनेस, आपकी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा फॉरेन कंट्रीज़ का। स्कोप एप्लीकेशन, आईएफआरएस आर यूज्ड बाय पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि जो भी ऐसी कंपनीज जो पब्लिक के साथ ट्रेड करती है, यानी पब्लिक का पैसा वगैरह लगा हुआ है, तो वो आईएफआरएस को फॉलो करती है। एंटिटीज फॉलोइंग आईएफआरएस कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड आईएफआरएस आर रिक्वायर्ड टू फॉलो देम। जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनको तो करना ही करना है। अब हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये कुछ टॉपिक है जो फर्स्ट यूनिट के अंदर अगेन 11th का रिपीट होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, है ना। आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, बिजनेस ट्रांजेक्शंस यानी रिलेटेड टू ओनली बिजनेस। फिर उसके बाद हम क्या चेक करते थे कि मॉनेटरी टर्म्स में उसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद हम सारे अकाउंट में पोस्टिंग वगैरह कर दी, समराइज़ कर दिया। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस से क्या होता है आपको पता ही है ना, वेरीफाई करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को, जितने भी आपने लेजर बनाए हैं। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करते हो। एडजस्टमेंट कौन कौन सी करते हैं ट्रायल बैलेंस में? क्लोजिंग स्टॉक की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो ये कुछ वही वाला है जो आपने चैप्टर नंबर 19 पढ़ा होगा, 18th या 19th, क्लास 11th के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर पढ़ा होगा वही सारा है ये। तो इनमें से कुछ ना, जैसे एक क्वेश्चन ना आएगा आपका, ये पीएनएल का भी क्वेश्चन आएगा, तो उसके अंदर ना ये एडजस्टमेंट जितनी भी लिखी है ना मैंने, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। बाकी क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। फिर ट्रांसफ़र एंट्रीज करनी होती हैं, तो ये कुछ सेम है, ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं। क्लोजिंग एंट्री भी आपको पता है, सेम टू सेम है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों बनाने होते हैं। आफ्टर दिस बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट क्या बताती है? प्रेजेंट्स अ कंपनीज एसेट्स लाइबिलिटीज, कंपनी के एसेट लाइबिलिटी एंड इक्विटी एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के साथ बनानी है। The financial statements are prepared using a adjusted trial balance which incorporates all necessary adjustments। तो सारी की सारी ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट देखी थी ना अभी यहाँ पर, ये रही, ठीक है। तो इनको आपको फॉलो करना है पहले, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस एडजस्ट होने के बाद ही आपको नई बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। ट्रांसफ़र एंट्रीज क्या है देख लेते हैं। ट्रांसफ़र एंट्रीज मूव बैलेंसेस फ्रॉम टेम्परेरी अकाउंट्स टू परमानेंट अकाउंट्स, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट टू रिटेन अर्निंग। जैसे नेट प्रॉफिट कमा लिया, उसमें से कुछ पैसा आपने रिटेन कर लिया, कुछ पैसा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ट्रांसफरिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स बैलेंसेस टू द इनकम समरी अकाउंट। अब जैसे रेवेन्यू हुआ है ना, रेवेन्यू में मतलब हमारा सेल्स अकाउंट है, ये सब कुछ है, सेल्स है, कमीशन रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, ये सबको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ये सब ट्रांसफ़र होता है पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। इसी के साथ एक्सपेंसेस अकाउंट जितने भी हैं, जैसे रेंट पे किया आपने, है ना, या कुछ भी कैरेज इनवर्ड है, ये कोई भी एक्सपेंस पे किया तो ये भी कहाँ जाएगा? पीएनएल में। तो ये ट्रांसफरिंग एंट्रीज होती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज आपको पता है, क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड टू क्लोज नॉमिनल अकाउंट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, ठीक है, समरी बना के नॉमिनल अकाउंट्स का। तो दैट्स ऑल, है ना। और ये कंप्लीट हो चुका है हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट, क्वेरी वगैरह कुछ भी हो तो कमेंट में पोस्ट कर देना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और कीप प्रिपेयरिंग। ओके, बाय।